और हमारे दो संवाददाता इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेन्नई से आदित्य और हमारे साथ श्यामा मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं। आदित्य, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, सुप्रभात आपको, क्योंकि आज अंतिम दिन है ये जो शिक्षा समूह की बैठक है, तो लब्बो लुबाब आप क्योंकि वहां पर थे, क्या कुछ निकलकर सामने आया जब हम सहयोगात्मक और समावेशी शिक्षा का जिक्र करते हैं, खास तौर पर एक ऐसे मंच पर जहां तमाम देश मौजूद हैं? बिल्कुल आचल, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की ये पूरी बैठक है और ये पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक में जो पहला दिन अगर बात की जाए तो जो दिन दो मुद्दों पर बात हुई थी वो इनोवेशंस थे, लेकिन जो अंतिम दिन है वो अंतिम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो अंतिम दिन बताएगा कैसे आजीवन आप शिक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं, कैसे उसको साथ देकर आगे चलने की जो एक पैटर्न है उसको G20 देशों को अपनाना चाहिए। साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में जो G20 देश लगातार काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसका जैसे कहें कि आइडिया शेयरिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आज दूसरे दिन दो तमाम अलग अलग सत्र हैं उनमें होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन तमाम G20 देशों और पार्टनर कंट्रीज को भी इसमें बोलने का मौका मिलेगा जिन्होंने लगातार दुनिया में ये बताया है कि कैसे वो ई लर्निंग के क्षेत्र में, डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में, जिससे हम कहें कि मिश्रित शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, लर्निंग लॉस को कम करने को लेकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी बताने की कोशिश जो है आंचल वो यहाँ इस बैठक में हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की ये बैठक थी और दुनिया में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर G20 देश जो अपना योगदान दे रहे हैं उसके लिए आने वाली बैठकों के लिए एक नई दिशा भी जो है आंचल वो इस बैठक से तय होती हुई भी दिखाई देगी। बिल्कुल, श्यामा भी हमारे से जुड़ी है। श्यामा, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी तक जो बैठक में चर्चा हुई है और किस तरह से जो तमाम सदस्य देश हैं इसे देख रहे हैं, इसे देखकर किस तरह से भविष्य में एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं एक अनुभवों से, और कुछ देशों का ये भी कहना है कि भविष्य का ये रोड मैप भी तैयार करता है, विशेषकर जहाँ पर जो भारत के अनुभव हैं उन्हें बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। जी रमा, देखिए जब हम G20 मीटिंग्स की बात करते हैं वो सिर्फ G20 मेंबर कंट्रीज तक ही सीमित नहीं होता। ये जहाँ पे इनवाइटेड कंट्रीज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर होते हैं जो ये उनके रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में काम करते हैं। और जब हम बात करते हैं एजेंडा, तो एजेंडा 2030 ये एक लक्ष्य है जहाँ पर हम भारत को ग्लोबल एक पूरी वर्ल्ड को हम देख रहे हैं कि इस तरीके से एजेंडा लेके चला जाए। जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो ये सारे जो 4 टॉपिक्स आदित्य ने बताए कि जो कल डिस्कशन हुए और 2 आज टॉपिक्स डिस्कशन होने हैं, तो ये एक ओवरऑल पूरी तरीके से सारा कुछ कवरेज कर रहा है। राइट फ्रॉम आपके, अगर आप किंडरगार्टन से बात कर लीजिए, वहाँ पे ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद में आप किस तरीके से अपने आप को डिजिटल मीन्स से आप अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, अपने आप को सक्षम कर सकते हैं। और साथ ही ऐसे समय में जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या उनका फ्यूचर होगा काम को लेके, उसके लिए भी तैयार किया जाता है। फ्यूचर ऑफ वर्क किस तरफ से होगा वो भी यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। इसके अलावा रिसर्च पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि हर देश जो है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, रिसर्च इनोवेशन पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस ले करते हैं। और समय ये भी आ गया है कि भारत भी अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब करे इन सब क्षेत्रों में, और भारत ये कदम उठाने भी लगा है। और वही उसका नतीजा है जब हम देखते हैं कि स्किल इंडिया की बात कर लीजिए या बहुत सारे ऐसे सेंटर्स देख लीजिए जो ग्रेजुएट्स को या यूथ को, बच्चों को स्किल करते हैं, फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। भारत किस तरीके से राह दिखा सकता है पूरे विश्व को। जब हम स्किल की बात कर रहे हैं तो भारत के पास में स्किल इंडिया स्कीम चली रही है, जहाँ पर आप सिर्फ ना कि मेन स्ट्रीम के लिए लोगों को प्रिपेयर करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्किलिंग रिक्वायर्ड है और बहुत अच्छे पैसे भी देते हैं। तो कैसे आप लोगों को तैयार कर सकते हैं, मैन पावर कैसे तैयार कर सकते हैं, वो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। और साथ ही जो केंद्रीय MOS हैं एल मुरुगन, उन्होंने भी कल बताया कि यहाँ के भारत की अगर हम मैन पावर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो समृद्ध है, एनरिच्ड है, और वो ना सिर्फ भारत में बल्कि बहुत सारे देशों में जाके भारत का जो मैन पावर है वो काम करता है। तो ये सारा विश्व जानता ही है। इसके अलावा स्किल इंडिया की बात कर ही ली हमने, डिजिटल इंडिया की बात कर ली, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत ने इंट्रोड्यूस की है, और पूरी तरीके से इसे माना जा रहा है कि ये शिक्षा का रूपरेखा बदल देगा और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को सक्षम करेगा, एनकरेजमेंट वो ज़्यादा देगा कि अपने हॉबीज़ को और अपने जो नए स्किल्स हैं उन्हें सीखने के लिए।
तो वो सारी जो चर्चा है या सारी एक्सपीरियंसेस है भारत दूसरे कंट्रीज के सामने, इंस्टीट्यूशंस के सामने रखे। बिल्कुल, इसी को आगे लेकर जाऊंगी और संक्षिप्त में आदित्य आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर पढ़ने वालों की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए और आगे जो युवा हैं वो किस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाने वालों को खास तौर पर कैसे से और इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम देश हैं, हम भारत के अनुभवों की बात कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ाई से जी ना चुराएं, नहीं चुराएंगे तब जाकर कौशल विकास की आगे बात करेंगे। उस लिहाज से कैसे जो टेक्निक है, मेथोडोलॉजी है, उसमें बदलाव लाया जाना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है? अचल, जिस बात का जिक्र श्यामा कर रही थी, नई शिक्षा नीति जो भारत ने 2020 में लेकर आई है और दुनिया के सामने भारत उस बात को भी रख रहा है, वो नई शिक्षा नीति में जिस बात का जिक्र आप कर रही ना कि उसको स्किल के साथ उस चीज़ तमाम चीज़ स्किल्स उसमें जोड़ी गई हैं, स्किल एजुकेशन के साथ साथ लर्निंग की तमाम अलग अलग वो प्रोसेस जोड़ी गई हैं जो स्कूल शिक्षा के साथ से, यानी कि K-12 की जब बात होती है ना तो उस K-12 प्रोसेस में ही उसको शामिल कर किस तरीके से इनोवेटिव बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ प्रयास जो हैं तमाम कुछ और देशों ने भी किए हैं। K-12 की बात जब होती है, स्किल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान, चर्चा जो है, मंथन जो है वो इस वर्किंग ग्रुप की बैठक में चल रहा है। एक सत्र भी कल हुआ था, उस सत्र में यही निकल कर आया कि स्कूल में 0 to 5 की अगर बात की जाए, 5 to 8 की अगर बात की जाए और 8 to 12 की अगर बात की जाए तो किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में स्किल एजुकेशन पर ध्यान देना है, बच्चों में जैसे कहें कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग किस तरीके से हो, इस तरफ ध्यान देना है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो एडमिशन प्रोसेस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक बड़े विकसित देश के लिए या विकासशील देश के लिए जहां पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। उस एडमिशन प्रोसेस में जहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और संस्थान जो होते हैं, शिक्षण संस्थान जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, ऐसे में उसकी व्यवस्था कैसे मजबूत की जाए। हमारे देश में IIT IIMs हैं, एडमिशन की प्रोसेस हम जानते हैं कि कई लाख लोग जो है वो उसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उस पूरे एडमिशन प्रोसेस में बहुत कुछ लोग जो होते हैं, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो उस फाइनल एडमिशन तक पहुँच पाते हैं। ऐसे में चाहे वो स्कूल लेवल की बात की जाए, टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए, मेडिकल एजुकेशन की बात की जाए, उन तमाम क्षेत्रों में कैसे सुगम और व्यवस्थित एक संसाधन क्रिएट किया जाए जिससे प्रवेश प्रक्रिया जो है वो भी आसान हो। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस बैठक में रहा है। जैसे IIT का एडमिशन तो बहुत आगे है, मुझे तो अभी नर्सरी एडमिशंस का भी लगता है कि इन पर भी काम करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आज इस तरह की जो प्रक्रिया उसे कैसे सुगम, सरल और पेरेंट्स के लिए आसान बना जाएगा, उस पर भी बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य और श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।